हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारा लीगल स्टडी। यूनिट 13 हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हमारे इंडिया में अगर अभी हम करंट में बात करें तो थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट आपको दिखेगी। कैसे? मतलब सबसे ऊपर टॉप पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे फिर स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे है ग्रास रूट लेवल पे अगर देखें तो है लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट है वर्टिकल यूनिट ऑफ द गवर्नेंस, और उसको तीन गवर्नमेंट में हम बांट सकते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें जो हमारा पूरा फोकस है वो लोकल गवर्नमेंट पे ही है। तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर ही क्या इंक्लूड है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिनको पीआईआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, विलेज लेवल पे अगर हम बात करें या बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, तो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। उन्हीं को लोकल गवर्नमेंट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। और शहरों में, सिटी में अगर हम बात करें तो वहाँ पे म्यूनसिपल एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स की बात की गई है। तो ये पीआईआर और म्यूनसिपल आप ये जरूर याद रखें, ठीक है ना। तो पीआईआर इन द विलेजेस और म्यूनसिपल्स इन द सिटीज, ये बात क्लियर हुई। दूसरी, आपको इंट्रोडक्शन में एक और बात ध्यान रखनी है। 73rd जो अमेंडमेंट हुआ वो रिलेटेड है विलेज से, और जो 74th अमेंडमेंट हुआ वो है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी, मीन्स सिटी से रिलेटेड। तो ये बात भी आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान रखनी है कि 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू द विलेजेस एंड 74 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द सिटीज। बाकी हम इसको अच्छे से देखेंगे भी, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ये जो हमारे यहाँ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात की गई है, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो वही है, सबसे पहले तो लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी अगर हम देखें तो, लेकिन फिर भी अगर हमें स्टार्ट करना हो तो 1882 में रिपन रिजोल्यूशन आया था। तो ये नाम ध्यान रखें आप, ब्रिटिश ऑफिसर थे ये, उन्होंने ही ये रिजोल्यूशन पास किया था। तो फर्स्ट टाइम रिपन रिजोल्यूशन में रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1882 में, ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा रॉयल कमीशन सेटअप किया गया, तो रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये 1907 में आया था। इसमें भी क्या है, रूरल एरिया में विलेज पंचायत सेटअप करने की बात की गई है। तो रिपन रिजोल्यूशन 1882, इसके अलावा रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन 1907 में विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। उसके बाद एक और एक्ट है द रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बिल 1925। इसमें क्या था? प्रोवाइडेड फॉर ए 9 मेंबर विलेज अथॉरिटी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या है कि ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बिल 1925 के तहत 9 मेंबर्स विलेज अथॉरिटी इलेक्टेड, मीन्स एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 9 मेंबर्स जो हैं वो चुने गए थे, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत। जैसे देखो, रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब वैसे तो आपको पता है राइट टू वोट सभी को होता है ना, लेकिन नहीं, उस दौरान जो राइट टू वोट था वो सबको नहीं था, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। बट इसमें आपको अंदर नहीं जाना बहुत ज़्यादा, बस आप ये तीन बातें ध्यान रखें कि जो हम इवोल्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखें तो उसमें रिपन रिजोल्यूशन 1882 को थोड़ा मेंशन कर दें। इसके अलावा रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1907 एंड द रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बिल 1925, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश के टाइम पे हुई थी, और ये क्या था? एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था। क्या करना? टू सेट अप द लोकल पंचायत्स। अब आगे चलते हैं कि पंचायत राज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मीन्स जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद से 1950 से लेकर 1992 तक हमारे यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इस ये वही मीन्स रूट लेवल पे गवर्नमेंट को पहुँचाने में। तो उसमें अगर सबसे पहले हम देखें तो क्या सेटअप किए गए थे? कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंसिव सर्विसेज प्रोग्राम। ध्यान रखना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि आज़ाद होते ही हमने ये पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं, आप भी जरूर गांव से बिलोंग करते होंगे, आपने देखा होगा, तो ये आज़ादी के बाद से ही तुरंत लागू नहीं हुआ था। सबसे पहले हमारे यहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस प्रोग्राम सेटअप किए गए थे, ठीक है। और इनका काम क्या था? एक तरीके से यही देखना, एक कोशिश थी ये कि विलेज जो सोसाइटी है, बिल्कुल गांव लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो कैसे वर्क करती है। तो ये दो आप ध्यान रखें, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस प्रोग्राम। इसी के बाद अगर हम बात करें तो 1957 में क्या हुआ? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया। तो पीआईआर ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। 1957 में इसके ऊपर स्टेप उठाया गया था, और एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है मेहता कमेटी।
तो मेहता कमेटी को रिकमेंडेशन दी गई थी कि भैया आप देखो एक बार कि ये जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मीन्स विलेज लेवल पे हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो उन्होंने अपनी जो मेहता कमेटी, आप नाम ध्यान रखें, उसमें उन्होंने बात की गई थी कि भाई विलेज जो पंचायत हैं उनको पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दो। क्यों, उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे जो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जब उनसे विलेज पंचायत को जोड़ देंगे तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक रिसोर्सेज पहुंचेंगे, लोगों को जानकारी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो कुछ इन्होंने और रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा सर्वे किया था और ये पाया कि ये जो स्टार्टिंग में बिल्कुल आज़ाद होते ही हमने कम्युनिटी प्रोग्राम्स और नेशनल एक्सटेंसिव सर्वे, ये जो सर्विसेज जो स्टार्ट की थी ना, इन सब का ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मीन्स ये जो मेहता कमेटी है उन्होंने बोला कि ये जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें ये स्टार्ट की गई थी वो बिल्कुल रूट लेवल पे हम जाके बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया नहीं। ठीक है, तो ये जो मेहता कमेटी है इसने फिर रिकमेंड किया कि नहीं, हमें प्रॉपर पंचायत सेटअप करने की अब ज़रूरत है। ऐसे ये सर्विसेज और ये कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अब काम नहीं आएंगे, तो प्रॉपर विलेज पंचायत सेटअप करने की ज़रूरत है और उनको फाइनेंशियल एलोकेशन भी देना होगा, मीन्स उनको फंड भी प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि जैसे जो लोकल बिल्कुल गवर्नमेंट है वहाँ पे पब्लिक हेल्थ वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें, स्कूल वहाँ पे सेटअप करवाना, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सब भी उन्होंने सजेशन दी थी कि लोकल जो गवर्नमेंट हम सेटअप करेंगे उनको ये सब पावर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बेहतर वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे वो अपना डेवलपमेंट करा सकें। ठीक है, तो मेहता कमेटी बिल्कुल आप ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम चलें कि following the recommendation of the Mehta Committee report, the first village panchayat India was elected in 1957 in Nagpur district of Rajasthan। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स होंगे जो कोई एग्जाम दे रहे होंगे तो वो इस रूप से आपसे पूछ सकते हैं कि पहली बात तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन से विलेज पंचायत को सेटअप किया गया, तो मेहता कमेटी। और सबसे पहले पूरे इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे विलेज पंचायत को सेटअप किया गया था, तो वो नागौर है, ये मैं गलत पढ़ गया था पहले, सॉरी, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पे 1957 में विलेज पंचायत, फर्स्ट विलेज पंचायत का एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा बाद में क्या हुआ, ये जो रिकमेंडेशन दी थी ना मेहता कमेटी ने, इसका भी कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया। उसका कारण था क्या, ये मेहता कमेटी में कोई कमी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि जब स्टार्टिंग में विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करने की बात आई ना, तो कहीं ना कहीं गांव के जो मेंबर्स थे, जैसे जो एक कह सकते हो कि थोड़ा सा जमींदार वर्ग या पावरफुल जो पर्सन होते गांव में, तो वो सब मतलब उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो अपनी ही पावर, अपनी धाक जमाना चाहते थे। इसके अलावा कुछ करप्शन वगैरह देखने को मिला, तो इसका मतलब जो मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी कहीं ना कहीं वो धूलित हो गई, उसमें मतलब उतनी अच्छे से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। उसके बाद तो ये आपको समझ आ गया कि इसका मतलब सबसे पहले वो जो कुछ नेशनल सर्विसेज की, जो नेशनल एक्सटेंसिव सर्विसेज और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की बात की, उसमें कुछ कमी आई तो ये मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन को सेटअप किया गया। इसमें भी कुछ कमी आई तो उसके बाद एक अशोक मेहता, ये जनता गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने अशोक मेहता कमेटी अलग से एक फॉर्म की और इन्होंने कहा कि जो भी कमियां रही हैं पीछे, चाहे वो मेहता कमेटी के दौरान या और जो पहले सर्विसेज के दौरान, उन सबको ठीक किया जाए। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है उसको हमें अपनाना होगा। तो जैसे उसमें क्या है, उन्होंने पंचायती जो सिस्टम राज है, जैसे देखो उन्होंने एक और चीज़ बोल रही थी कि 3 पंचायती राज सिस्टम दिया हुआ था हमारे बात करें तो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, 2 जो टायर सिस्टम सही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप ये हो जानो कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है क्या। तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत हो गई, फिर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, मतलब एक गांव में जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत, अगर कुछ गांव को मिला दें तो ब्लॉक पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट को मिला दें तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो कहने का मतलब ये जो है ना, अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने बोला अब 3 की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, अब सीधा उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पार्षद को कर दीजिए और उसके नीचे फिर मंडल पंचायत। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन का आप ध्यान रखें। फिर से बोल रहा हूँ, जो पंचायती सिस्टम जो था उसमें 3 क्लस्टर गए, या अगर हम बात करें 3 टायर ऑफ स्ट्रक्चर की बात की गई लोकल गवर्नमेंट में भी, तो इन्होंने यही बोला अशोक मेहता कमेटी ने, इन्होंने कहा ये 3 की जरूरत नहीं, आप सीधा 2 कर दीजिए, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा पूरा जिला पार्षद, और उससे नीचे ये जो 2 थे
उनको मिला के एक ही कॉमन कर दीजिए, दैट इज मंडल पंचायत। ठीक है। और इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है अशोक मेहता कमेटी की, उसको कहीं ना कहीं बाद में 1990 के बाद उसमें थोड़ा सा अपना कुछ चीज़ें अपनाई भी गई। तो ओवरऑल जो हमें अब समझना है कि आज़ादी के बाद से अगर हम बात करें तो फाइनली जाके 1993 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, मीन्स 1992 में अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंट ये एक्ट हुए थे 1993 से। लेकिन अगर प्रॉपर डेट आपको ध्यान रखनी हो तो 73rd अमेंडमेंट आया था 1992 में, और 74th अमेंडमेंट आया था सेम ये 1992 में। और इन ये जो अमेंडमेंट है ये इम्प्लीमेंट कब से हो गए थे, लागू कब से हो गए, 1993 से। तो आप ये कह सकते हो कि 1992 1993 ये जो टाइम पीरियड है विद इन 1 ईयर अगर हम बात करें, तो उस दौरान अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे इंडिया में सीरियसली जो ग्राम पंचायत सेटअप करने की बात की गई। और 73rd अमेंडमेंट है रिलेटेड टू द लोकल गवर्नमेंट्स में विलेज लेवल के लिए, और 74 अमेंडमेंट है रिलेटेड टू द सिटीज। अब हम प्रॉपर चलेंगे 73rd अमेंडमेंट पे। तो पहली बात तो वही 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द विलेजेस, और 74 रिलेटेड टू द अर्बन एरिया। ये एक पहले बेसिक सी चीज़ हुई। अब मेन चलते हैं कि मेन फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट के हैं क्या। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो पंचायत के इलेक्शन होंगे वो लोकल जो गांव के जो लोग हैं वो चुनाव में मीन्स वोट देंगे, और वहाँ पे सरपंच चुना जाता है। 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। और अभी तो और बहुत अच्छे से प्रोविज़न किए गए हैं कि रिजर्वेशन रखा गया है जो उसमें वुमेन के लिए भी, SC ST के लिए, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसने भी ये कहा था कि ये जो गांव लेवल पे जो पंचायतें होती हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, फाइनेंशियल पावर जो है वो प्रोवाइड करें ताकि वो अपने बेहतर डेवलपमेंट के लिए काम करा सकें। और 11th शेड्यूल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, जैसे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, माइनर इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरीके से। तो ये जो 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट की जो बात की गई है, यही सब्जेक्ट जो हैं विलेज पंचायत को भी पावर मिली हुई है। लेकिन अब देखो होता है क्या है, नो डाउट थोड़ी सी कमी तो है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो 29 जो सब्जेक्ट हैं इन सब के अधिकार पंचायतों को देते हैं नहीं देते। बट ओवरऑल अगर हम बात करें फिर भी कि पहले के कंपेयर में अगर हम देखें तो आज के टाइम पे जो पंचायतें हैं वो बहुत पावरफुल भी हो रही हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर पंचायत का एग्जांपल देंगे कि वहाँ महिला सरपंच जो बने तो उन्होंने गांव में लाइब्रेरी सेटअप की, बहुत सारे अच्छे पार्क बनवा दिए। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी को वहाँ इम्प्रूव किया। मतलब ऐसे बहुत सारी न्यूज़ में हम ज़रूर देखते भी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो 11th शेड्यूल के जो 29 सब्जेक्ट हैं ये ज़्यादातर राज्यों की जो लोकल पंचायतें हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने वहाँ लोकल लेवल पे ये अधिकार जो है पंचायतों को दिए हुए हैं। वो इससे रिलेटेड टैक्स वगैरह लगा सकते हैं और अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, या फिर वही स्टेट फंडिंग करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग जाती है लोकल पंचायतों को, तो उनसे वो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की। फिर बाद में क्या हुआ, 1996 में ये जो 73rd अमेंडमेंट जो विलेजेस लेवल की जो बात करता है, इसी को थोड़ा हम कहें तो एक्सटेंड कर दिया, जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। इसमें क्या कहा गया कि इसमें पहले देखो ट्राइबल, जो 73rd वाला अमेंडमेंट की मैं बात करूं, इसमें ट्राइबल एरिया को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन बाद में हमारे सरकारों को लगा कि नहीं यार, ट्राइबल एरिया को भी हमें शामिल करना चाहिए। तो उसके लिए स्पेशल से एक्ट बना दिया गया जिसके तहत जो ट्राइबल जो लोग हैं तो वहाँ पे भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, ताकि वो लोग अपने जो कल्चर है, अपनी लैंग्वेज को बचा सकें और अपना वहाँ पे अच्छे से उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। तो ये 73rd अमेंडमेंट हमारा पूरा हुआ। अब इसी में अगर हम चलें तो स्पेशल वो केस ऑफ यूपी में, ये जो PIR जो इंस्टीट्यूट सेटअप करने की जो बात की गई थी, ठीक है, तो इसके बारे में वो प्रॉपर यूपी का केस लेके चलेगा। ठीक है ना। तो हम उसमें देखते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें अगर रेफरेंस के रूप में अगर आपको ध्यान रखना हो तो आप रखेंगे कि निर्मल मुखर्जी और बलवीर अरोरा, इन्होंने ये बोला है दोनों ने कि जो PIR हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक तरीके से ये हमारा याद रखो फेडरेशन जो है हमारा, फेडरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसमें सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच पावर का डिवीज़न है।
तो ये निर्मल मुखर्जी और बलवीर अरोरा जो थे पॉलिटिकल थिंकर, इन्होंने कहा कि पीआईआर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब 2 लेयर की बजाय 3 लेयर ऑफ फेडरलिज्म जो है वो दिखता है, मीन सेंटर, स्टेट और नीचे बिल्कुल ये पीआईआरस। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब 73rd अमेंडमेंट आया उससे पहले ही आप याद रखें, क्योंकि हमने देखा था पीआईआर जो हो बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको सेटअप करने की बात की गई थी, लेकिन फिर बाद में कुछ कमियां रही और बहुत सारी चीजें हुई, तो उसके बाद फिर ये 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे जब अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये दे रखी है कि आज़ादी के बाद ही, और हम बात करें जब 73rd अमेंडमेंट जब नहीं आया था तो उस दौरान भी 5 राज्यों ने अपने यहाँ पे ये पीआईआर को सेटअप किया था। कौन कौन से वो राज्य थे? महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब ये जो पीआईआर हैं जो यूपी में, अगर उस स्ट्रक्चर को देखें हम, तो क्या क्या आता है पीआईआर के अंदर? सबसे पहले है जैसे ग्राम पंचायत। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होंगे? ग्राम सभा होगी। देखो ग्राम सभा क्या होती है, गांव में मान लो पर्टिकुलर किसी गांव के हैं तो वहां पे ना ग्राम सभा, मतलब वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं, बस जो भी 18 साल से ऊपर है वो उस ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है। और वो बस कभी कोई मुद्दा उठ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बैठक करते हैं एक तरीके से, है ना। तो ग्राम पंचायत जो है इसमें क्या है कि ग्राम सभा होगी और इसके अलावा मेंबर ऑफ द विलेज ऑफ पंचायत, पंचायत जो के मीन सरपंच वगैरह वो सब मेंबर होंगे, और ये इसका फंक्शन। इसके अलावा ये जो ग्राम पंचायत है वो किस किस तरीके के काम करती है, तो उसमें 4 कमेटी होती हैं ग्राम पंचायत लेवल पे जो अलग अलग काम करती हैं। जैसे समता समिति वो क्या करेगी? समता जो समिति है वेलफेयर और चाइल्ड से रिलेटेड वेलफेयर प्रोग्राम देखेगी। ठीक है। विकास समिति होती है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, शिक्षा समिति जो एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, और लोकहित समिति जो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वर्क से रिलेटेड चीज़ों को देखेगी। तो ग्राम पंचायत में फिर से मैं बात करूं तो ग्राम सभा और प्लस मेंबर ऑफ द विलेज ऑफ द पंचायत होंगे। एंड इसके अलावा 4 कमेटीज़ के थ्रू जो हैं ये काम करते हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? विकास समिति और शिक्षा समिति, लोकहित समिति और समता समिति। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे। दूसरा पीआईआर जो इंस्टीट्यूट हम बात करें तो वो है क्षेत्रीय पंचायत। क्षेत्रीय पंचायत में कौन होंगे? तो गांव और देखो होता क्या है, बिल्कुल नीचे गांव और ऊपर डिस्ट्रिक्ट, इनके बीच एक लिंक बनाने का काम करता है ये क्षेत्रीय पंचायत। ठीक है। तो इसमें कौन कौन मेंबर होंगे? तो सेम है, तो ये विलेजेस के जो जितने भी सरपंच हैं वो भी इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर जो इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट है उनका। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में स्टेट असेंबली के मेंबर्स भी इसके सदस्य होंगे। ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? मैं क्षेत्रीय पंचायत मैंने बताया एक ब्रिज का काम करती है। जैसे बड़े लेवल पे थोड़ा देखें तो डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल नीचे लेवल पे देखें तो विलेजेस, इनके बीच में जो ब्रिज के रूप में काम करता है वो है क्षेत्रीय पंचायत। फिर हम बात करें तो वो है जिला जिला पंचायत। अब जिला पंचायत क्या है? तो जिला पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मीन्स नीचे जो बिल्कुल रूट लेवल पे जो इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो अपने में से फिर मतलब वो लोग वोट करते हैं जो जिला परिषद का चुनाव होता है। और इसका मेन काम क्या है? तो वही है कि जो गांव लेवल पे और क्षेत्रीय जो पंचायत जो हमने देखा था अभी ये, तो जैसे फेयर एंड फेस्टिवल कुछ सेलिब्रेट करवाना हो, रोड और ये सब मेंटेनेंस का काम करना हो, तो ये सब जिला पंचायत है। इसको सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने का। आप इस तरीके से पीआईआर की जब भी बात आए ना तो आप अपने वहाँ पे बेशक से आंसर में इग्नू की मार्क उस पेज में जो आंसर कॉपी होती है उसमें ऐसे एक डायग्राम बना दीजिए बेशक। ठीक है। जैसे लेडर्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, तो उसमें सबसे नीचे आप डाल दीजिए ये विलेज वाला जो मैंने बात की थी ऊपर, जस्ट अ मिनट, ये ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद ऊपर वाली सीढ़ी है उसमें क्षेत्रीय पंचायत, उसके ऊपर वाली जो सीढ़ी है उसमें जिला पंचायत। इस तरीके से आप उसको लेके चलें। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि पीआईआरस और डीआरडीए के बीच रिलेशन, तो यूपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की थी जिसका नाम है बजाज कमेटी 1995 में। उन्होंने इस कमेटी को एक ही काम दिया गया था कि कैसे ये डीआरडीए क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और पंचायत, इनके बीच कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तालमेल हो सकता है ना। तो उसको लेके, हालांकि इसकी जो रिकमेंडेशन है ध्यान रखना वो बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखें कि
विलेज, ये यूपी गवर्नमेंट ने बजाज कमेटी 1995 में सेटअप की थी, जिसका क्या काम था, डिस्ट्रिक्ट जो रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीआरडीए उसको बोलते हैं, और बिल्कुल गांव लेवल पे जो पंचायतें हैं उनके बीच एक समन्वय, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, जिससे पूरा विलेजेस जो हैं वो डेवलप करें, और जब एक एक गांव डेवलप करेगा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट भी डेवलप करेगा। ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। अब लास्ट में अगर हम बात करें, जो भी हमने ये इंस्टीट्यूट देखे पीआईआर के अलग अलग है ना, तो उसको अगर असेसमेंट करें हम, तो उसमें क्या आपको निकल के आता है, तो आप यही कहेंगे कि आजकल ये जो पीआईआर जो इंस्टीट्यूट है, मीन्स ग्राम पंचायत की मैंने बात की, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पार्षद, तो ये सब क्या है कि आज के दिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा ई गवर्नेंस से भी ये जुड़े हैं। आपको पता है कि अभी आपने देखा होगा, जब प्राइम मिनिस्टर कई बार मीटिंग करते हैं, तो बीच में उन्होंने ऐसी मीटिंगें की हैं कि जो बिल्कुल लोकल लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव हों उनसे वो बात करते हैं। और बहुत सारे मैं बता रहा हूँ आपको कि अ, आपने पता नहीं न्यूज़ में वो देखा है नहीं देखा, लेकिन अगर कंटिन्यू आप रीडिंग हैबिट आपकी है न्यूज़पेपर की, तो उसमें ज़रूर ऐसे बीच बीच में खबरें आती हैं कि राजस्थान में, एमपी में, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ पंचायतें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वहाँ की जो वुमेन प्रधान है, सरपंच, ठीक है, उन्होंने पूरा एजुकेशन स्तर हर रूप से चीज़ें वहाँ पे सुधारी हैं। तो आप यही कहेंगे कि जो ये पीआईआर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द विलेज सोसाइटी। और आजकल तो वो ई गवर्नेंस मीन्स प्रॉपर वो सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन, साथ से मतलब हाथ से हाथ मिला के वो चल रहे हैं। और ये है भी, आपने जरूर देखा भी होगा, पहले आप गौर करो जो सड़कें होती थी गांव में वो किस तरीके से होती थी, लेकिन आज आप देख लो कि गांव की सड़कें ले लो, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज जो है वो दिखाई दे जाएगा। तो ये किस कारण से हुआ है, ये वही 74th अमेंडमेंट के बाद से ये चीज़ें हुई हैं, और ये स्पेशली जो पीआईआर इंस्टीट्यूट जो सेटअप किए गए हैं। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा 73rd से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें 74 अमेंडमेंट, अब याद करो मैंने आपको बताया था कि 74 जो अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है सिटी से रिलेटेड। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें आपको रटना नहीं है, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक उससे समझेंगे हम। जैसे ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो बात की गई थी, वो लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन था 1870s। इसके अलावा लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन, ये दो रिजोल्यूशन ब्रिटिश के टाइम पे किए गए थे, ताकि जो सिटी हैं, शहर जो हैं, उनको बेहतर बनाया जा सके। तो ये एक बेसिक सी पहले हमने हिस्ट्री देख ली। फिर अगर हम बात करें कि 74 जो अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जो हमारे यहाँ पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, तो इसका भी ये जो अंडरलाइन किया है उसका मैं आपको एसेंस बताता हूँ। जैसे देखो ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उससे नीचे अगर हम बात करें तो डिविजन्स, ठीक है, मीन्स एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनको जिला पारिषद हम बोलते हैं। और जिला डिस्ट्रिक्ट को भी फिर दो फर्दर भागों में अगर हम काटें, तो एक साइड जो है वो हमने जो अभी पढ़ लिया 73rd अमेंडमेंट में, मीन्स जो विलेज पंचायत से रिलेटेड। दूसरी अगर डिस्ट्रिक्ट के नीचे हम दूसरी साइड में देखें, तो उसमें 3 एरिया में आप बांट सकते हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको महानगर पालिका भी बोलते हैं, इसके अलावा म्यूनसिपालिटीज जिसको नगर परिषद बोलते हैं या नगर पालिका, और इसके अलावा म्यूनसिपल काउंसिल जिसको नगर पंचायत। ये तीनों अलग अलग चीज़ें, आप इसको ध्यान रखें, एक नहीं है ये। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी महानगर पालिका, ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए होता है, तो उसको बिल्कुल अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, म्यूनसिपल पार्टीज ये नॉर्मल शहरों के लिए आपको पता ही है, और म्यूनसिपल काउंसिल्स बिल्कुल जो छोटे मोटे नगर हैं उनके लिए भी अलग से नगर पंचायत होती हैं। फिर इनके नीचे फर्दर क्या होता है, हर एक एरिया में वार्ड होते हैं, तो वार्ड के इलेक्शंस होते हैं, और उस तरीके से पूरा जो कंपोजिशन है वो बनता है फिर। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखें। दूसरा अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हाँ, म्यूनसिपल जो बॉडीज़ है उसमें कौन कौन होते हैं, तो ये वार्ड जो मैंने नीचे बताए, तो इनके इलेक्टेड मेंबर, इसके अलावा जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो मेंबर हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और इसके अलावा जो राज्यसभा का मान लो एमपी है, ठीक है, और राज्यसभा के एमपी उस पर्टिकुलर किसी म्यूनसिपल पार्टीज या कॉरपोरेशन से वो आते हैं, तो वो भी इसके मेंबर होंगे। तो इस तरीके से पूरा कंपोजिशन मीन्स एक टीम आप कह सकते हो, म्यूनसिपल बॉडीज में ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि
जो इसमें मेयर के इलेक्शन होते हैं, तो देखो कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि मेयर के इलेक्शन होते हैं और वही सेम वहाँ के जो लोकल जो पीपल हैं वो चुनाव करते हैं और 5 साल कार्यकाल होता है। लेकिन कई जगह जो मेयर का अलग से इलेक्शन ना हो के जो गवर्नमेंट है वो आईएएस ऑफिसर के तहत वहाँ पे जो ये सिटी लेवल पे अपनी जो ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है, या मैं कहूँ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वर्क है, वो आईएएस के थ्रू वो करवाते हैं। ठीक है, तो टेन्योर ऑफ मल्टी, अगर चुनाव हो रहा है तो आप 5 ईयर ध्यान रखें, अदरवाइज आप कहें कि गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पे पावर को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन की भी लोकल जो अर्बन सिटीज़ हैं उनमें भी रिजर्वेशन की बात की गई है। इन म्यूनसिपल बॉडीज़ में 33% जो है वो स्पेशली वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा 74 जो अमेंडमेंट है जो सिटी से रिलेटेड, उसमें 18 आइटम आते हैं। मीन्स ये जो म्यूनसिपल पार्टीज़ हैं इनको किन किन चीज़ों से रिलेटेड अधिकार है, क्या क्या करते हैं, तो रोड एंड ब्रिज से रिलेटेड, इसके अलावा लैंड यूज़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वाटर सप्लाई, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी, तो ये आप सारे पढ़ लेंगे। अब आप कहेंगे कि 18 के 18 रटें, तो नहीं, इतना नहीं रटना है, वैसा बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखें। अगर आप गांव में बिलोंग करते हैं तो 73rd आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आप फिर रिलेट कर पाएंगे ना। और अगर आप शहरों में हैं तो आप आस पास देखें कि जो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वाले हैं क्या क्या करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये सब काम ये करते हैं। ठीक है, तो इनमें से बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपके आंसर में काम आएंगी। फिर स्टेट फाइनेंस जो कमीशन है उन्होंने ये कहा था कि जो ये सिटीज़ जो काउंसिल है ना, मीन्स म्यूनसिपल काउंसिल्स, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पे डिपेंड होती हैं फंडिंग के मामले में। तो स्टेट कमीशन की यहाँ रिकमेंडेशन आप लिख दें कि उन्होंने बोला था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन सिटी जो काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, इनको फ्री करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना रेवेन्यू खुद से जनरेट कर सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, मेयर से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ आपको कि मेयर के चुनाव डायरेक्ट भी होते हैं और कई बार गवर्नमेंट अपने ऑफिसर के थ्रू वहाँ पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो आप दोनों रूप से इसको ध्यान रखें। इसके अलावा जो सेम हमने 73rd में जो कमेटी देखी थी, याद करो आप, ठीक है, उसी तरीके से 74th इसमें सिटीज़ के लिए भी कुछ कमेटी हैं। तो 2 टाइप की कमेटी हैं, स्टैच्यूरी कमेटी, नॉन स्टैच्यूरी कमेटी। अब इसमें क्या क्या है, तो स्टैट्यूटरी जो कमेटी है उसमें स्टैंडिंग कमेटी, प्लानिंग कमेटी, हेल्थ कमेटी। अब नाम से ही समझ आ रहा है ये प्लानिंग से रिलेटेड काम देखेगी, हेल्थ से रिलेटेड, एक एजुकेशन से रिलेटेड, एक एग्जीक्यूटिव है तो कि कैसे कैसे किन किन लोगों के थ्रू हमें पूरा काम करना है ना। तो जो एक तरीके से ऑफिसर जो होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सब कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी, है ना। तो इसमें स्टैंडिंग कमेटी जो है रूल्स जो रेगुलेशन बनाने का काम करती है पूरा, वो कमेटी इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस हैं वो क्या है कि कई बार इंजॉय कंसिडर अथॉरिटी एंड पावर बोथ इन द डेलिब्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ। सिंपल है कि मीन्स ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर मीटिंग करते हैं और खासकर जब कोई कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा हो जाए, है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन चीज़ों को सोल्व आउट करने की कोशिश करती है। और इस तरीके से जो सिटीज़ हैं हमारी उनको बेहतर तरीके से फंक्शनिंग का प्रोविज़न जो है वो 74th अमेंडमेंट में दिया गया है। और लास्ट में इसमें अगर हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, मीन्स इनके जो स्पेशली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के, तो बेसिक चीज़ वही सेम देखो, हॉस्पिटल वगैरह मेंटेन करना, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को मेंटेन करना, गली के नाम वगैरह जो है वो यही लोग डिसाइड करते हैं, गार्डन्स बनवाने, लाइब्रेरी खुलवा देना, म्यूज़ियम, ये सब। मीन्स 2 टाइप के इनके पास फंक्शन है। ऑब्लिगेटरी जो है वो उनको करना ही करना होता है, जैसे मैंने कहा लाइटनिंग लगवा देना, घरों तक पानी पहुंचाना, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह सेटअप करना, स्कूल सेटअप करना, तो ये हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शन, आप ध्यान रखें। मीन्स इनको परफॉर्म करने ही करने होते हैं म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स को। और डिस्क्रिशनरी जो होता है वो इनके ऊपर है कि मीन्स वो चाहें तो करें, अगर उनके पास फंडिंग ज़्यादा नहीं है तो वो उसको रहने दें। तो उसमें क्या क्या आ जाए, जैसे पौधे लगाना ज़्यादा से ज़्यादा रोड के साइड में, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक एग्जीक्यूशंस मीन्स इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम करवा देना। बट ये होता है मेनली, मैंने बोला ना, डिस्क्रिशनरी पावर इसीलिए रखा गया है क्योंकि पैसे ही नहीं है, तो ये सब कैसे कराओगे आप, है ना। तो आप ये 2 तरीके के फंक्शन आप ध्यान रखें। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूनसिपल फाइनेंस। मीन्स अगर दोनों ही हम बात करें, चाहे वो ये राज्य सरकारें, अगर हम देखो
आप एक मेन चीज समझो, अभी जो 74 अमेंडमेंट में हमने बात की सिटी से रिलेटेड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बीच में कि स्टेट जो कमीशन है उसने कहा कि इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को बिल्कुल फ्री हैंड करने की जरूरत है ताकि वो खुद का रिसोर्स जनरेट कर सकें, है ना। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, अब इसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। जो ये म्यूनसिपल्स है ना, ये या तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, या फिर आरबीआई वगैरह उनसे ये पैसा उधार लेती हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि कहाँ कहाँ से इनको पैसा मिलता है। इसके अलावा खुद ये कई बार अपना पैसा कैसे जनरेट करते हैं, तो टैक्सेस लगाकर, जैसे टैक्स ऑन व्हीकल, टैक्स ऑन प्रोफेशन, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, उसके थ्रू भी ये अपना जो इनकम है उसको जनरेट करते हैं। तो यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड ही मतलब है कि म्यूनसिपल जो है उसका फाइनेंशियल पावर क्या क्या है, कैसे वो अपने जो पावर है उसका यूज करते हुए फंड को एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू इनका कहाँ कहाँ से होता है, टैक्सेस ऑन व्हीकल, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, इसके अलावा जो लाइटनिंग, गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड भी जो पैसा लेते हैं घरों से, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, ये एक मेन है। दूसरा ऑक्ट्रियोरी क्या है, अब ऑक्ट्रियोरी अभी आज के टाइम पे तो नहीं है, लेकिन क्या है इसका मतलब, जैसे पहले लोकल गवर्नमेंट में अगर हमें कोई सामान बाहर वाला कोई पर्सन आके सामान बेचता है तो कुछ पर्टिकुलर टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं ऑक्ट्रियो। लेकिन वो आज के दिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है क्योंकि 2017 में जीएसटी आ गया है। अब जीएसटी जो है वो सिंगल टैक्स है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान रखें थोड़ा कि इस टैक्स के थ्रू भी ये अपना फंड जो है वो राइज करते थे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि पार्किंग वगैरह से रिलेटेड स्विमिंग पूल होते हैं या और कोई ऐसी चीज़ें जो उन्होंने खुलवा रखी हैं सिटी में, तो वो थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं उसके लिए, है ना। कोई जिम है तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत भी चार्ज है तो वो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू के रूप में इन्हीं म्यूनसिपल के पास ही जाता है। और ग्रांट इन एड का मतलब क्या है कि जैसे स्पेशल, जैसे वेज बिल से रिलेटेड, एजुकेशन जो इनको ग्रांट मिलता है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो इनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ग्रांट का मतलब ही है जो इनको पैसे मिलते हैं सरकारों की तरफ से, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो उन सब के थ्रू भी ये अपना जो फाइनेंशियल जो काम है वो चलाते हैं। इसके अलावा वो लोन वगैरह ले लेते हैं, मैंने बताया आरबीआई के थ्रू, सेबी जो इंस्टीट्यूट जो बॉडी है, ठीक है। और तो ये सब वेरियस हमने देखा कि लोन और उधार लेकर के वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ग्रांट जो उनको मिलता है, जो पैसा उनको मिलता है उससे, इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में वो पैसा कलेक्ट करते हैं, और जीएसटी की फॉर्म में टैक्स रेवेन्यू जो, तो ये सारे जो हैं वो फाइनेंशियल पावर है इनके पास। और लास्ट में आप बस लिख दें ये जीएसटी कि अभी अगर 2017 में हम बात करें तो जीएसटी पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया है, और वो क्या है, यूनिफाइड कॉमन मार्केट की बात करता है, मीन सिंगल टैक्स होगा, ठीक है ना, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड एंड सर्विसेज। तो जीएसटी जो है किस पे लगता है, तो नाम में ही समाहित है, गुड एंड सर्विस टैक्स, और ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जैसे जो मैन्युफैक्चरर है जो बना रहा है ना सामान और फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो बीच में अलग अलग टैक्स ना होके डायरेक्ट सीधा एक ही टैक्स आपको देना होगा। तो ये बेटर फंक्शनिंग के लिए इस टैक्स को रखा गया है। तो जीएसटी जो है वो भी बहुत हेल्प कर रहा है आजकल इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की फाइनेंस को या पैसे को एलोकेट करने में। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था, ठीक है। और अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए तो जो अबाउट जो पेज है डिस्क्रिप्शन चैनल का, उस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड जो मेन क्रीम नोट्स अगर चाहिए तो ओनली 10 रुपीज़ में आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ आप खुद से कर सकते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, आप आराम से उसको पढ़ें, ठीक है, और रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।